नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुन्नू की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। करंट जीके की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर एक बार पुनः उपस्थित हैं। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे सामने जो प्रश्न आ रहा है, माचू पिचू जो हाल ही में चर्चा में रहा, कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है मेक्सिको, दूसरा पेरू, तीसरा है मिस्र और चौथा है इराक। अगर हम देखें इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर होगा पेरू। माचा पिच्चू जो है वो पेरू देश में इक्का जो सभ्यता है, इस इक्का सभ्यता में अवस्थित है। यानी विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में अवस्थित है, वो कौन सी? इक्का सभ्यता। और इक्का सभ्यता में माचू पिच्चू जो है वो महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ पे विदेशी जो पर्यटक वो बहुतायत में पहुंच रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे मूसलाधार वर्षा होने के कारण जो है यहाँ का जो आवागमन का जो साधन है वो क्या हो गया है, दलदल से घनीभूत हो गया। यानी वहाँ पे आवागमन के साधन में बीच में दलदल और परिवहन के साधनों की व्यवस्था कम होने के कारण जो है ये सभ्यता जो है माचू पिचू ये सुर्खियों में रही है। यानी कहने का अर्थ है अत्यधिक भूस्खलन के कारण जो पहाड़ी मार्ग है, उस पहाड़ी मार्ग के जो रास्ते हैं वो बंद हो गए, और जहाँ पे खुले हैं वो जो रास्ते हैं उन रास्तों में दलदल जैसी व्यवस्था बन गई है, इसलिए पर्यटक यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे। अब अगर हम बात करें मेक्सिको, और मेक्सिको ग्वाटेमाला, हाडारूस, एल सोल्वाडोर, यहाँ पर एक सभ्यता है और इस सभ्यता का नाम है माया सभ्यता। माया सभ्यता यानी एक हम बात करते हैं मध्य अमेरिका, और एक जो है वो दक्षिणी अमेरिका, एंडीज पर्वतमाला। पेरू में कौन सी पर्वतमाला पे? हम कहते हैं एंडीज पर्वतमाला पर। और मेक्सिको, ग्वाटेमाला, हाडोरूस, एल सोल्वाडोर, यहाँ पे जो सभ्यता है इसका नाम है माया सभ्यता। एक सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, और मिस्र की सभ्यता जो है वो किस नदी पे है? तो हम कहते हैं नील नदी पे। नील नदी पर मिस्र की सभ्यता अवस्थित है। और मिस्र जो है, मिस्र में एक स्थान है गाजा, और गाजा की जो पिरामिड है, इस प्रकार की आपने बहुत बड़ी स्थलाकृतियाँ देखी होगी, और इन्हें बोलते हैं पिरामिड। और गाजा के जो पिरामिड है वो विश्व में सबसे प्रसिद्ध पिरामिडों में क्या किए जाते हैं? गिने जाते हैं। और गाजा के पिरामिड मिस्र में है, जो नील नदी के किनारे अवस्थित है। हम बात करते हैं इराक, और इराक में दो नदियां बहती हैं, एक का नाम है दजला और दूसरे का नाम है फरात। दजला और फरात नदियों के मध्य, यानी टिग्रिस व यूफ्रेटस नदियों के मध्य विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता अवस्थित है। हमारे सामने जो ऑप्शन थे उनकी हमने विस्तृत व्याख्या कर ली। मेक्सिको, ग्वाटेमाला, हाडूरूस और एल सोल्वाडोर जो है वहाँ पे माया सभ्यता है। हम कहते हैं पेरू, एंडीज पर्वत पर विश्व की एकमात्र सभ्यता इंका सभ्यता है, और जिसके माचा पिच्चू जो स्थल है वो प्रसिद्ध रहा है। मिस्र में नील नदी पर मिस्र की सभ्यता, और इराक में दजला और फरात नदियों के मध्य मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित है। नेक्स्ट हम प्रश्न करते हैं, वो है दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ स्थित है? अगर हम बात करें दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ पे है, तो पहला ऑप्शन हमारे सामने चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है जापान और चौथा है कनाडा। इसका सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? भारत। भारत में जम्मू कश्मीर में एक नदी है जिसका नाम है झेलम नदी। झेलम नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जो है वो पुल का क्या किया, निर्माण किया गया। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? हम कहते हैं 359 मीटर है। और ये जो ऊंचाई है ये एफिल टावर से भी क्या है? ऊंची है। जो फ्रांस में है, पेरिस में एफिल टावर, उससे भी ऊंचा ये पुल है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पुल है। और आपने वैष्णो देवी का नाम सुना होगा।
वैष्णो देवी में स्थान है कटरा, और कटरा से बनिहाल जो रेल मार्ग है, हम कहते हैं कटरा से, कटरा वैष्णो देवी के लिए प्रसिद्ध है, कटरा से बनिहाल जो रेल मार्ग है, इस रेल मार्ग पर ये जो पुल है ये क्या किया गया, निर्मित किया गया है। अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे पुल कहाँ पे है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चीन। यानी विश्व का सबसे लंबा रेलवे पुल जो है वो कहाँ पे है, चीन में अवस्थित है। और चीन में भी कहाँ पे, तो हम कहते हैं चीन में दयंग कुशन, कौन सा है, दयंग कुशन ग्रैंड जो पुल है, जो पुल है ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे पुल है, और इसकी जो लंबाई है वो 102.4 मील है। यानी विश्व का सबसे लंबा जो रेलवे पुल है वो दनियांग कुशन ग्रैंड पुल है, जो कहाँ पे है, चीन में अवस्थित है, जो विश्व का सबसे लंबा क्या है, पुल माना जाता है। दूसरी, अगर हम बात करें भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है, तो हम कहते हैं भारत का सबसे लंबा पुल जो है वो ढोला सदिया सेतु है। हम कहते हैं ढोला सदिया भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल जो है वो ढोला सदिया रेल पुल है, जो अरुणाचल प्रदेश से असम के मध्य अवस्थित है। ध्यान से देखना, भारत का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा जो वो भारत के जम्मू कश्मीर में, और भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल जो है वो कहाँ पे है, तो हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम के मध्य है, तो हम कहते हैं ढोला। और ढोला जो है वो किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में है, और हम कहते हैं सदिया जो है वो कहाँ पे, असम में। तो ढोला सदिया रेलवे पुल जो है वो कहाँ पे, भारत के असम व अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। और हम कहते हैं विश्व का सबसे लंबा रेलवे पुल जो है वो कहाँ पे है, चीन में है। कहाँ पे है, चीन में। और चीन में दयंग कुशंग ग्रैंड पुल जो है वो विश्व का सबसे लंबा रेलवे पुल है। और इसी के साथ हमें एक चीज याद रखें कि विश्व के सबसे लंबे रेलवे जो पुल है, या विश्व के सबसे लंबे जो पुल है, वो मुख्य रूप से कौन से देश में है, तो हम कहते हैं चीन में। कहां पे है, चीन में। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं, भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित की गई है। और आपके सामने जो ऑप्शन है वो है जय भीम, मराकर, मदर इंडिया, राइटिंग विद फायर। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा राइटिंग विद फायर। कौन सा होगा, राइटिंग विद फायर जो है वो भारत की ऑस्कर में नामांकित होने वाली महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। आप सबको पता है कि अब तक भारत की 3 जो फिल्में हैं वो ऑस्कर के लिए क्या हुई है, नामांकित हुई है। तो पहली जो फिल्म है वो 1957 में मदर इंडिया, उसके बाद में 1988 में सलाम बॉम्बे, और तीसरी जो फिल्म है वो 2001 में लगान, आमिर खान की जो लगान है वो नामांकित की गई थी। अगर हम बात करें राइटिंग विद फायर, ये जो फिल्म है ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो कि खबर लहरिया पर आधारित है। यानी राइटिंग विद फायर ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, शॉर्ट मूवी, और किस पर है, खबर लहरिया पर आधारित है, और थॉमसन व सुसीमत निर्देशक है। इसके क्या है, निर्देशक है। तो अपने के लिए ये बात याद रखना, राइटिंग विद फायर जो फिल्म क्षेत्र में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है ऑस्कर अवार्ड, उसके लिए भारत की नामांकित फिल्म है। जय भीम और मराकर जो है इसे बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नई रोशनी योजना का संबंध किससे है। पहला, कोरोना काल में अनाथ बच्चों के कल्याण हेतु। दूसरा, SC/ST समुदाय के विकास के लिए। तीसरा है अल्पसंख्यक समुदाय की 18 से 65 वर्ष की महिलाओं के लिए।
और छठा है गरीब लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के लिए। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अल्पसंख्यक समुदाय की 18 से 65 वर्ष की जो महिलाएं हैं, इन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इन्हें क्या की गई है, ये नई रोशनी जो परियोजना है ये प्रारंभ की गई है। यानी इस क्षेत्र में क्या किया जाएगा कि विद्या, रोजगार, औजार, तकनीकी जो सुविधा वो क्या किया जाएगा, उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि जो महिलाएं हैं वो अपना खुद का क्या कर सके, विकास कर सके, अपने समाज का क्या कर सके, विकास करे। इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय और अल्पसंख्यक आयोग द्वारा नई रोशनी जो है ये परियोजना क्या की थी, प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट, 10,000 फीट की ऊंचाई पर 104 फीट ऊंचा भारतीय झंडा किस स्थान पर फहराया गया है। और हम भारतीयों के लिए ये एक गौरव का पल है कि भारत में भिन्न भिन्न स्थानों पर जो है वो तिरंगा जो है वो फहराया जा रहा है। और एक जो तिरंगा है वो विश्व की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित जो स्थान है वहाँ पे भी फहराया गया। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा चंडीगढ़ और चौथा तवांग घाटी। और इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा तवांग घाटी। कौन सा घाटी, तवांग घाटी। और तवांग घाटी जो है, इस तवांग घाटी में, तवांग घाटी कहाँ पे है, तो हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश चीन की सीमा पर ये जो है ये झंडा क्या क्या फहराया गया, पूरे जहाँ पर ये फहराया गया है पूरे तवांग क्षेत्र से ये झंडा जो है वो देखा जा सकता है। दूसरा कि तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर मुख्य रूप से एक बौद्ध मठ है जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, बौद्ध मठ। यानी तवांग घाटी में बौद्ध अनुयायी रहते हैं, तो यहाँ पे बौद्ध जो है वो मठ अवस्थित है। और ये जो बौद्ध मठ है ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, बौद्ध मठ माना जाता है, जो विश्व के सबसे प्राचीन बौद्ध मठों में से भी क्या है, एक है। अगर हम बात करें कि भारत का जो सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा जो वो कहाँ पे फहराया गया, तो हम कहते हैं लद्दाख में। कहाँ पे फहराया गया, लद्दाख में। भारत में सबसे ऊंचा जो है वो कहाँ पे, तो हम कहते हैं लद्दाख में। और कितने, 225 225 फीट जो है वो क्या है, 225 फीट लंबा है, वह 150 फीट क्या है, चौड़ा है। 150 फीट क्या है, चौड़ा है। लद्दाख में भारत का सबसे ऊंचा व भारत का सबसे चौड़ा जो है वो तिरंगा झंडा जो है वो फहराया, यानी ये भी चीन की सीमा पर है और ये भी जो है वो चीन की सीमा पर अवस्थित है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं ICRISAT की 50वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई गई है। और आपके सामने जो ऑप्शन है वो तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात और आंध्र प्रदेश। और इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा तेलंगाना। यानी कहने का अर्थ ये है कि ICRISAT इसका अर्थ अंतर्राष्ट्रीय फसल एवं अंतर्राष्ट्रीय फसल एवं अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय अनुसंधान संस्था, इसकी जो 50वीं वर्षगांठ है वो कहाँ पे मनाई गई है, तेलंगाना में मनाई गई है। और इसकी जो स्थापना हुई है वो 1972 में हुई है। स्थापना कब हुई है, स्थापना 1972 में। और जब स्थापना की गई थी इसका उद्देश्य था ग्रामीण जो क्षेत्र है, इस ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि व्यवस्था है उसका क्या करना, रिसर्च करना, उस पर क्या करना, अनुसंधान करना। यानी कहने का अर्थ है ग्रामीण विकास के लिए कृषि अनुसंधान कार्य करना, कृषि अनुसंधान करना।
ये जो व्यवस्था है ये कहाँ पे की गई? तेलंगाना में इसकी स्थापना की। अगर हम बात करें कि भारत में गेहूं अनुसंधान केंद्र, डेयरी अनुसंधान केंद्र, ये दोनों जो है वो करनाल कहाँ पे है? हरियाणा में। अगर हम बात करें भारत में आलू अनुसंधान केंद्र, शिमला, हिमाचल प्रदेश में। तो ये हमें क्या करना है, याद रखना कि भारत में आईसीआर अंतर्राष्ट्रीय फसल एवं अर्ध उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्था स्थापना 1972 में किसके लिए की गई थी? ग्रामीण क्षेत्र में कृषि अनुसंधान से संबंधित व्याख्या करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए। और अगर बात करें गेहूं अनुसंधान केंद्र, डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में है, आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रू शरणार्थी किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा है मेघालय। अगर इसका सही ऑप्शन बात करें तो ये जो है वो त्रिपुरा से संबंधित है और त्रिपुरा में है। लेकिन जो मूल जो ब्रू शरणार्थी है वो मिजोरम के हैं। कहाँ के? मिजोरम के। मिजोरम से ये लोग पलायन करके कहाँ पे आ गए हैं? त्रिपुरा आ गए। और ये जो लोग हैं ये यहाँ पे स्थायी रूप से निवास करने के लिए चर्चा में रहे। यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो लगातार इनको स्थायी आवास के रूप में चिन्हित करके इन्हें स्थायी आवासों में भेज रही और इसलिए ब्रू जो शरणार्थी है वो हाल फिलहाल में क्या रहे? चर्चा में रहे। और अगर हम बात करें कि पूर्वोत्तर जो स्टेट हैं, इन पूर्वोत्तर स्टेट में मुख्य रूप से अरावली, मुख्य रूप से हिमालय और वनस्पति आच्छादित क्षेत्र, यहाँ की आदिवासी जो जनजातियां हैं वो लगातार इस भौगोलिक प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। और पलायन का मेन उद्देश्य क्या है कि यहाँ की जो जनजातियां हैं ये पिछड़ी हुई जनजातियां हैं, यहाँ पे विकास बहुत कम हुआ है। दूसरा, यहाँ की जनजातियां उग्र किस्म की है और इसलिए उग्र किस्म के कारण जो है, ये भय के कारण जो है वो इस भौगोलिक प्रदेश से लगातार क्या कर रहे हैं? पलायन कर रहे हैं। यानी पूर्वी भारत से ये जो है ये पश्चिमी भारत की ओर, हम कहते हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय और इस बेल्ट में क्या कर रहे हैं? पलायन करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेमनाड झील भारत के किस राज्य में है? पहला ऑप्शन केरल, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो इसमें का सही उत्तर होगा कि वेमनाड झील जो है वो भारत के किस राज्य में? केरल राज्य में है। और केरल राज्य में ये जो वेमनाड झील है इसकी एक विशेषता है कि वेमनाड झील जो है वो कोची जो केरल का सबसे बड़ा नगर है जनसंख्या की दृष्टि से, उस कोची शहर में कोची और हम कहते हैं एक द्वीप वेलिंगटन, वेलिंगटन द्वीप के मध्य जो झील है उस झील को क्या कहा जाता है? वेमनाड झील कहा जाता है। और ये जो वेमनाड झील है इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे बोलते हैं वेमनाड कयाल, वेमनाड कयाल, और इसे बोलते हैं पुत्रा मदा झील। और ये जो है ये इस झील, देखो कयाल क्या होता है? लेंगुन झील को ही क्या कहा जाता है? केरल में कयाल कहा जाता है। और आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि भारत की सबसे बड़ी आर्द्र जो भूमि है वो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है और इसे बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा जो है वो भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर वेमनाड झील है जो भारत की सबसे लंबी झील क्या की जाती है? मानी जाती है। दूसरी इसकी जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ पे जो है वो 4 नदियाँ
आकर अपना जल डालती है। और उनमें जो महत्वपूर्ण है नदी है उसका नाम है पंपा। पंपा जो है वो अपना जल इसी वेमनाथ झील में लाकर डालती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो झील है वो मिन्ना झील है, मिन्ना झील है। तीसरी है मणिमाला, मणिमाला है। और चौथी जो है वो अचन कोविल है। यानी 4 नदियां जो है वो अपना जल इस वेमनाथ झील में लाकर डालती है। पंपा, मीनाचिला, मीणामाला और कंचन कोविल जो है वो नदियां जो है वो अपना जल जो है वो इस वेमनाथ झील में लाकर डालती। तो ये जो बातें हैं ये हमें क्या करनी है, याद रखनी है। और लगभग 2114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये जो झील है वो क्या है, विस्तृत। तो आज की जो क्लास है इस क्लास का ये जो है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट हम बात करें दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है। और इसमें आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और ब्राजील। अगर हम बात करें कि दुनिया की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है वो कहाँ पे स्थापित की गई है तो हम कहते हैं भारत। भारत में शंकराचार्य की जो स्टैच्यू है वो स्थापित की गई है। जो विश्व की सबसे ऊंची जो मूर्ति है उसमें दूसरा था, यानी विश्व की सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो भी भारत में है। और भारत में कहाँ पे, गुजरात में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो है। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो आती है वो कौन सी आती है, हम कहते हैं भारत में शंकराचार्य की मूर्ति आती है। भारत में कौन सी आती है, शंकराचार्य की। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। और इसकी एक विशेषता कि शंकराचार्य जो थे वो 120 सालों तक जीवित रहे और उन्होंने पूरे भारत में अपना जो द्वैतवाद है और उसका क्या क्या प्रचार प्रसार किया। और इसी कारण 120 केजी सोने से निर्मित प्रतिमा जो है वो यहाँ पे नीचे स्थापित की जाएगी। तो ये अपने को याद रखना है कि दूसरी सबसे तो हम कहते हैं भारत में हैदराबाद जो है वहाँ पे ये क्या की जाएगी, स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो आज की जो क्लास है उस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।